ऑनलाइन है कोई बच्चा क्या? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग कर रहे थे। पिछली क्लास का कोई डाउट आया? हाँ जी। यहां पर थे हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आज बेटा करें स्टार्ट। आज की डेट डालकर एक नई हेडिंग डालें, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आठ सेक्शन में इसको डिस्कस करेगा ये, सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 58 तक। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये छोटी छोटी बातें लिख लीजिएगा। 8 सेक्शंस, इसके अंदर सारे 8 सेक्शंस में ये डिस्कशन होगा। तो सेक्शन 51 क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, सेक्शन 51 क्या कह रहा है? पहला पॉइंट, promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform. Section 51,
देखो बेटे, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होती चली जाती है, सेक्शन चेंज होते चले जाते हैं। 51 में वो क्या कह रहा है, आप बाउंड नहीं है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। कब? जब रेसिप्रोकल, सामने वाला प्रॉमिस अभी कंप्लीट होने के लिए, फुलफिल होने के लिए रेडी नहीं है। यू आर नॉट बाउंड, यू आर नॉट बाउंड। तो क्या कह रहा है, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। दो बातें जुड़ी हुई हैं। आप बाउंड नहीं है, कब बाउंड नहीं है, अगर सामने वाला अपना प्रॉमिस फुलफिल करने को तैयार नहीं। मैंने आपको कार देनी है, आपने मुझे 2 लाख रुपए देने हैं, ये डिसाइड हुआ। मैं आपके घर आ गया कार लेकर, ये लो जी कार, 2 लाख रुपए दे दो। आपने मना कर दिया, आज नहीं है, मैं कार लेकर वापस आ जाऊंगा एंड यू कांट स्टॉप मी। क्योंकि अगर आप अपना प्रॉमिस ही पूरा करने को तैयार नहीं हो तो मैं बाउंड नहीं हूं कि मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूं। सिंपल सा ये मीनिंग है। देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म। क्योंकि तय क्या हुआ था कि मैं कार दूंगा, आप 2 लाख रुपए देंगे। अब कार लेने को तैयार हो लेकिन 2 लाख रुपए देने को तैयार नहीं हो, तो मैं क्यों कार दे दूं? हाँ, टर्म्स होती कि कार मैं आपको दे दूंगा, आप 1 हफ्ते बाद देंगे या 1 दिन बाद देंगे या 2 घंटे बाद देंगे तो अलग बात है, फिर मैं नहीं रोक सकता था। लेकिन यहां पर क्या है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना जरूरी है। देखो लिखा है ना, नो प्रोमिसर नीड्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द promisee इज रेडी टू एंड विलिंग टू परफॉर्म इज रेसिप्रोकल। सिंपल सी बात, 2 बातों में बात चल रही है। मैं अपना प्रॉमिस तभी पूरा करूंगा जब आप अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार। अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा। आई एम नॉट बाउंड टू डू इट। बट कंडीशन क्या है, अगर वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होना है। क्या कोई दुकानदार, आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो तो आपको क्या वो देता है कोल्ड ड्रिंक, लो जाओ बेटा पी लो, आते रहेंगे पैसे। जान पहचान ना हो तब तक कोई नहीं करता। अगर आप रिलायंस स्टोर में जाएंगे जहां पर कोई जान पहचान मैटर नहीं करती, क्योंकि वहां तो स्टाफ है, वो तो कहते हैं जी हम तो एम्प्लॉई हैं। उनके पापा उन भी आएंगे तो भी वो पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद उन्हें सामान मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये इस तरह के केसेस है। एग्जाम्पल जल्दी से पढ़ लीजिए। सेम है, वही कह रहा हूँ रिलायंस का। मैं पे नहीं कर रहा, वो सामान रख लेगा साइड में, कह रहा भाई साहब पैसे ले आओ ले जाना। और नीचे उसने एनालिसिस में वही बोल रहा है, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल की प्रॉमिस की बात हो रही है। कब बात हो रही है ये? साइमल्टेनियस। ठीक है जी, आ जाओ पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 52। सेक्शन 52, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है यहां पर? वो वाला ऑर्डर नहीं है, जस्सा वाला ऑर्डर, ये सीक्वेंस की बात हो रही है। When the order of performance of reciprocal promise is expressly fixed by the contract। अभी मैंने क्या कहा था कि आपको कार मिलेगी, आप 2 लाख देंगे, लेकिन ऑर्डर डिसाइड हुआ हम लोगों के बीच कि मैं आपको कार दूंगा, आप मुझे 1 हफ्ते बाद पैसे देंगे। तो ऑर्डर उसी फॉर्मेट में चलेगा, पहले आपको कार मिलेगी, फिर आप मुझे 2 लाख रुपए 1 हफ्ते बाद देंगे, है ना। मैंने बहुत इजी कर दिया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। ये इंस्टॉलमेंट्स के केस में होता है, ऐसा उल्टा हो जाता है। बल्कि कि आप कहोगे जी मैं पहले 50,000 दूंगा 1 तारीख को, 2 तारीख को 50,000, 3 तारीख को 50,000, और जिस दिन कार लेनी है उस दिन आपको 50,000 दूंगा। वो ऑर्डर होता है, क्योंकि कार को तो मैं दे दूंगा तो पूरा फुल डिलीवरी हो गई। इंस्टॉलमेंट्स के खेल में केस में नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली। अदरवाइज ऑर्डर जो भी फिक्स हो गया फिर आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें लिख लीजिए सेक्शन 52 क्या कहता है, बोथ पार्टीज शुड बी स्टिकी टू द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया, बोथ पार्टीज की बात आ रही है, बोथ पार्टीज शुड बी स्टिकी, या शुड की जगह लिख दो मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने वहां पे शुड बी स्टिकी लिखा था, यहां पर आ जाएगा मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट लाइन में लिखना,
देखो अगली लाइन में क्या कह रहा है, एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड। अब ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ कि किस ऑर्डर में चलना है, तो हम क्या करेंगे, दे शैल बी परफॉर्म इन द ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। तो एक नीचे नोट लिखो, इफ ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है देन फॉलो द ऑर्डर as per the nature of transaction required. Follow the order as per the nature of the transaction required. हर ट्रांजैक्शन का अपना अलग अलग नेचर होता है बेटा। आप देख रहे हैं सर थोड़ी सी रेनोवेशन करवा रहे हैं, सर थोड़ी सी रेनोवेशन करवा रहे हैं, हो सकता है दोनों के बीच ऑर्डर फिक्स हो गया हो कि पहले आप ये काम करोगे मैं इतने पैसे दूंगा, तो दोनों पार्टीज उसको फॉलो करेंगी। अब बाई चांस ऑर्डर फिक्स नहीं हुआ, बस इतना तय हुआ कि इस काम के पैसे कितने हैं, मान लो सपोज का उन्होंने कहा इस काम के 1 लाख रुपए हैं, तो क्या अब हम 1 लाख रुपए उसे पहले दिन ही दे दें? हमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पता है, हम किसी को यहां पर वो नहीं कर रहे क्रिटिसाइज, लेकिन एक सिंपल सा लॉ ऑफ नेचर है, मुझे लेबर से काम लेना है, लेबर को सारे पैसे एक साथ दे दूंगा तो वो गांव और मेरा काम हैम्पर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम उस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कितने दिन तक चलेगी, उसी हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे और उसी ऑर्डर में पेमेंट आता रहेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ इधर वाली पार्टी से आनी होती है, लेबर को लेकर कर काम, उसने 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, पैसे मांगे नहीं दिया, अब क्या करेगी लेबर? आएगी नहीं, क्योंकि अब नेचर फॉलो नहीं हो रहा। तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, अगला काम कर रहा है उसे पैसे तो चाहिए ना, इसलिए ये चीज ध्यान रखना। गॉट दिस पॉइंट? कुछ भी हो, किसी भी चीज में चले जाओ आप, जहां पर आपका रेस्टोरेंट है वहां पर क्या है नेचर कि फर्स्ट यू ऑर्डर, यू फिनिश योर फूड, देन बिल आता है, तभी तो बिल आता है। लेकिन कुछ एक जगह क्या है नेचर, वहां पर क्या है, आपको वो कार्ड बना देते हैं, आपके वॉलेट में पैसे आ गए, अब आप सामने वो नेहरू प्लेस में क्या खुला हुआ है जो एपिक्यूरिया के कुछ बोलते हैं ना उसको, एपिक्यूरिया, तो उसमें क्या है आपके कार्ड में पैसे आ गए, अब आपने जो जिस आउटलेट से खरीदा वहां पर आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, वहां फर्स्ट पेमेंट है। डोमिनोज में भी है ना प्री पेमेंट है, उसके बाद ही तो मिलेगा बर्गर पिज्जा जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता, बर्गर नहीं देता वो, आता है क्या हुआ मुझे भी डरा दिया इसने कि बर्गर शायद नहीं देता होगा, बर्गर किंग वाला ही देता होगा खैर, तो वो लोग प्री पेमेंट्स लेते हैं, लेकिन हर रेस्टोरेंट नहीं लेता। ये है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। गॉट दिस पॉइंट? आ जाओ जी, ऑर्डर क्लियर सबको? सेक्शन 51 क्या था? प्रोमिसर इज नॉट बाउंड। कब? अगर प्रोमिसी अपना साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म करने को तैयार नहीं है तो। आ जाओ जी, सेक्शन 53। अब देखो, ये कुछ और सियाने लोग हैं, इवेंट हो रही है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। क्या कह रहा है? लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट, जो इवेंट है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट का इवेंट है, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट टेक इफेक्ट, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में देखो क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस पूरा करने से रोक रही है, हर्डल्स कर रही है उसके लिए, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। आप हर्डल्स डाल रहे हो मेरे प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, तो वो कहां आ गया? ऑप्शन मेरे पास आ गया, वॉइडेबल हो गया। ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन। अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? आपसे कॉम्पनसेशन मांग सकता हूं, क्योंकि आपने ही करा है, सारा विघ्न आपने ही डाला है।
फ्रॉम द अदर पार्टी और एनी लॉस ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाने की वजह से मुझे जो नुकसान हुआ मैं वो भी आपसे क्लेम कर सकता हूं। सेक्शन 53। कितनी छोटी छोटी कई बातें आ गई, तो पहले हेडिंग डाल लो। लायबिलिटी ऑफ पार्टी किसकी बात हो रही है? उस पार्टी की लायबिलिटी की बात हो रही है। लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग अदर पार्टी in performing the contract, preventing other party in performing the contract। preventing other party in performing the promise कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। पहला पॉइंट लिखो, इसके आगे फर्स्ट पॉइंट लिखो, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम voidable। ब्रैकेट में लिख लो, किसके लिए voidable है? जिस पार्टी को प्रिवेंटेड किया गया है, लिखा भी वाले को लिखो ब्रैकेट में, एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी सो प्रिवेंटेड। किसके ऑप्शन पर voidable है? जिस पार्टी को रोका गया। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, ये ब्रैकेट में लिख देना। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखो, सफरिंग पार्टी entitled to compensation, entitled to compensation। किसके लिए कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं? ब्रैकेट में लिख लो, एनी लॉस अराइज बिकॉज ऑफ सच प्रिवेंशन, एनी लॉस अराइज बिकॉज ऑफ सच प्रिवेंशन। ठीक है जी, उस प्रिवेंशन की वजह से कुछ भी लॉस अराइज हुआ तो उस लॉस के लिए आप क्या कर सकते हो? कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, देखो पढ़ लो क्या कह रहा है एग्जाम्पल 23। voidable है, कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। चलो इसमें तो अच्छे से आपको एग्जांपल नहीं दिया, आप बताओ कि क्या एग्जांपल हो सकता है। एक अपने से एग्जांपल बनाओ। हाउ कैन यू प्रिवेंट अदर पार्टी टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस? कैसे रोक सकते हो? नहीं, वो अलग चीज हो गई। तो इसमें ये आता है जैसे किसी ने अपना घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दिया, लेकिन मान लो उसने स्टार्टिंग का बना दिया, लेकिन फिर बाद में उसे प्लान से मना कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी यही वाला एग्जांपल देने वाला था अभी, सर वाला एग्जांपल देने वाला था। सर का तय हो गया, उसका बनाना है और वो भाई साहब गायब हो गए, काम ही कंप्लीट नहीं कर रहे। सर उसको कह रहे हैं भाई काम कंप्लीट करो, वो वहां से फोन करके धमका रहा है लेबर को, कोई काम नहीं करने जाएगा, जैसा है वैसे ही छोड़ दो। अब वो क्या कर रहा है? ठेकेदार काम में अड़चन डाल रहा है, प्रॉमिस पूरा नहीं होने दे रहा। जब प्रॉमिस पूरा नहीं होना दे रहा तो उससे नुकसान किसको हो रहा है? सर को। तो सर क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं ना। वॉइडेबल हो गया, मैं कह रहा हूं मैं नहीं करा रहा, भाग यहाँ से। अगली बार जैसे आएगा हम कहेंगे भाग यहाँ से, अच्छा बंदा नहीं है, और साथ में कॉम्पनसेशन भी क्लेम करें जो मेरे को नुकसान हुआ। गॉट दिस पॉइंट? अगर सर मना कर देंगे तो भी माना जाएगा। तो भी उल्टा है, सर नहीं करने दे रहे। उसमें क्या है कि वो बाहर लेबर बैठी है, सर कह रहे हैं रुक जाओ क्लास चल रही है, अब उल्टा कर देते। वो बैठे हुई लेबर 9 से 11, मैं 11 बजे मैथ्स के सर आ गए, उसका पूरा दिन खत्म। अगले दिन फिर घुस गए सर। अब वो क्या कहेगा कि मेरी 2 दिन की लेबर खराब हो गई, पैसे दो, कॉम्पनसेशन आप करने नहीं दे रहे, मेरी लेबर तो बाहर बैठी है। गॉट इट? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, वो भी आ जाएगा।
लेकिन अभी हम इसकी बात करें, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट घुसे, सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, कभी कभी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है उसके साथ एक नहीं कई सेक्शंस लगते हैं। गॉट दिस पॉइंट? 24 आप घर पे पढ़ना। आ जाओ जी, नेक्स्ट सेक्शन 54। क्या सेंटेंस है देखो, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी अब देखो, हम जब कंप्यूटर में बात करते हैं तो डिफॉल्ट कुछ और हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में बात करें तो डिफॉल्ट कुछ और हो जाता है। डिफॉल्ट क्या है? फॉल्ट। डी हटा दो, फॉल्ट मतलब कर नहीं रहे, खराब कर रहे हैं, वो है डिफॉल्ट। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म। जो पहले प्रॉमिस होना चाहिए था उसमें डिफॉल्ट आ गया, अब उसके इफेक्ट क्या होंगे? जो फर्स्ट प्रॉमिस जिसको पूरा करना चाहिए था उसी में डिफेक्ट आ गया तो क्या होगा? इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, when a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed, or that is the performance cannot be claimed till the order has been performed and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it। जो प्रोमिसर है वो अपनी, यहां पर आई मेन चीज कि वो अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से फेल कर गया। सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मैंने कार डिलीवर करनी थी, ये सिंपल सा एग्जांपल हमारे कार वाले पर ही आ गया। मैं कार डिलीवरी करने वाली डेट पर आपके पास कार लेकर ही नहीं आया, डिफॉल्ट। आप 2 लाख भेजोगे? क्यों भेजोगे? पहले प्रॉमिस किसको फुलफिल करना था? मेरे को, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थे, मैंने कार देनी थी, आपसे 2 लाख लेने थे। अब मैं ही कार लेके नहीं पहुंचा, वहां खड़ा हूं कि लाओ जी 2 लाख रुपए दे दो, कार भेज दूंगा 1 हफ्ते बाद। तो आप टर्म्स पढ़ोगे ना, देखो क्या लिखा था जी, आपने पहले कार देनी फिर 2 लाख रुपए मिले, वो चीज कह रहा है। क्लियर है पॉइंट? फिर क्या कह रहा है? एंड मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस। और इस वजह से दूसरी पार्टी को कोई अगर लॉस हो गया तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। हमारी कार का तय हो गया था कि आपको कार, इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दे रखा है कि आपको कार की डिलीवरी मैंने आज देनी थी सुबह, और आपने शाम का प्रोग्राम फिक्स कर रखा था कहीं जाने का उसी कार में, या आपने कार को ओला में चलाना था और आपको कोई शाम की राइड भी मिल गई, लेकिन आपको कार की डिलीवरी नहीं मिली, उस वजह से क्या हो गया? आपको नुकसान हो गया। तो आप नुकसान भी क्लेम कर सकते हो, क्योंकि वो किसकी वजह से हुआ? मेरे डिफॉल्ट की वजह से। ठीक है जी, तो लिखो जरा इसमें हेडिंग डाल दी। क्या डाली हेडिंग? इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट so as that promise should be first performed। डिफॉल्ट क्या हुआ है कि जो प्रॉमिस पहले परफॉर्म होना चाहिए था उसमें डिफॉल्ट हो गया। so as that, अब इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, that promise which should be first परफॉर्म। ज्यादा आगे लिखने की जरूरत नहीं, वो तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की हम बात कर ही रही हैं। यहाँ पर हमेशा ये चलेगा कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात हो रही है और साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने हैं, ये दोनों चीजें हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिस तो होता ही है हर जगह, लेकिन वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने हैं, और साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं कर रहा, इस वजह से डिफॉल्ट हो रहा। मैं ही प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में डालकर लिख दो। पहला पॉइंट, सच प्रोमिसर। ये कौन सा प्रोमिसर है? जो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा, तो क्या वो आपसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस को फुलफिल करने की कंडीशन रख सकता है? तो लिख दो, सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम, सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ, कैन नॉट क्लेम
द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस की परफॉर्मेंस को क्लेम नहीं कर सकता। सेकंड, such promisor will be liable for compensation. Such promisor will be liable for compensation of his non performance. उसको क्लेम भी देना पड़ सकता है, लाइबल बोला है मैंने, ऑफ हिज नॉन परफॉर्मेंस। क्या लिखा बताओ? ऑफ हिज नॉन परफॉर्मेंस, ऑफ हिज नॉन परफॉर्मेंस। ऑफ हिज नॉन परफॉर्मेंस, गॉट इट? हाँ, क्या कहते हैं आप, कुछ बोल रहे थे? देखो एग्जाम्पल 25 एक बार बेटा पढ़ लीजिए। ए ने हायर किया है बी की शिप को कोलकाता से लेकर मॉरिशस तक। A cargo to be provided by A, B receiving a certain freight for its conveyance. A does not provide any cargo for the ship. A भाई साहब ने कार्गो ही नहीं प्रोवाइड की। A cannot claim the performance of B's promise. क्या तय हुआ है? A ने B की शिप को हायर किया, शिप तक के लिए कार्गो चाहिए था, वो A ने कहा मैं प्रोवाइड करूंगा। जब A ने वो कार्गो ही प्रोवाइड नहीं किया तो अगली परफॉर्मेंस जो B ने एज अ शिप उसको प्रोवाइड करनी थी वो कैसे प्रोवाइड करेगा? दैट्स ऑल। अब फिर आगे क्या कह रहा है? A कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ B's प्रॉमिस, A B के प्रॉमिस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, हमने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है। एंड मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू B, B को कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा अगर कुछ नुकसान हुआ है तो, फॉर द लॉस विच B सस्टेन्स फ्रॉम सच नॉन परफॉर्मेंस। हमने सेकेंड पॉइंट में यही लिखा है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देख लो। ए हायर्स बी टू मेक अ शू रैक, हमने एक कारपेंटर को हायर कर लिया। ए विल सप्लाई द प्लाईवुड, ये मिलता जुलता सा हो गया, लक्कड़ तो हम ही देंगे, हम लक्कड़ ही नहीं लाए, यही हुआ होगा। Plywood, Fevicol and others required for making the shoe rack. B arrived on the appointed day and time, but A could not arrange for the required material. गलती किसकी है? पहला प्रॉमिस A का था उसे परफॉर्म करने का, तभी तो B काम शुरू करेगा। B कैसे शुरू कर दे? A cannot claim the performance of B's promise, कह रहा बनाओ शू रैक, कैसे परफॉर्म कर सकता है वो? एंड मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर द लॉस। बी आकर बैठा रहा पूरे दिन, उसको अब कह रहा है कि मैं तो नहीं दूंगा दिहाड़ी, तुमने काम क्या किया, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। गॉट दिस पॉइंट? ये भी आसान है, शू रैक वाला भी। आ जाओ जी, सेक्शन 55 पॉइंट नंबर 5। छोटी छोटी बातें आ रही हैं। अब देखो, जिस टाइम पर कंप्लीट करना था, क्या पूरा करना था, जैसे भी करना था उस टाइम पर अब पूरा नहीं कर रहा, यहां पर ये बता रहा है। इफेक्ट्स ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। बिना पढ़े बता सकते हो कि टाइम को लेकर क्या हो सकता है? हाँ, देखा, कमरे के अंदर बैठो, कमरे में एग्जाम्पल है। मान लीजिए एग्जाम आ गया और एग्जाम तक हमने कोर्स ही कंप्लीट नहीं कराया, किसका नुकसान हो रहा है? बच्चों का। तो बच्चे क्या करेंगे? इंस्टीट्यूट पर क्लेम करेंगे, ठीक है ना। यही बात मैं दूसरे वे में देना चाह रहा था। मान लीजिए होली आ रही है, आपको सब जानते हैं, तो होली के आसपास कई स्टेट्स में फसल पक जाती है, फिर उस फसल का कटना बहुत जरूरी है। अगर उस फसल को उस टाइम पर नहीं काटा गया, खत्म।
सब जानते होंगे ये बात तो, है ना। जो नहीं जानते वो भी समझ लें, है ना। जैसे आपके फ्लावर प्लांट पे फ्लावर लगता है, अब अगर फ्लावर लग रहा है तो उसकी तो अपनी लाइफ है। अब आप ये तो सोच नहीं सकते कि फ्लावर लग गया अब 1 साल तक चलेगा। सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो गुलदाउदी है, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, वो चलता है 12-15 दिन 20 दिन तक। ठीक है जी, वो नाम याद नहीं आ रहा, एकदम बताऊंगा। गजरेल कुछ बोलते हैं उसे, वो एक बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है, इतना बड़ा फ्लावर होता है, वो काफी जैसे गेंदे का फ्लावर होता है ऐसे वो बड़ा फ्लावर होता है, गेंदा नहीं होता। वो कई कलर्स का आता है, वाइट भी, येलो भी, रेड भी। मेरे को दिमाग से एक गा से स्टार्ट होता है उसका नाम, वो एकदम से क्लिक नहीं कर रहा, काफी बड़ा सा नाम है। हाँ कई तरह के, इतना बड़ा होता है, मतलब आप हथेली में रखोगे तो इतना बड़ा होगा। खैर तो कोई नहीं, अभी याद आ जाएगा बता। अब मैं बताने ही चाह रहा हूँ कि हमारी जो फसल है उसका टाइम पर कटना जरूरी है। टाइम पर नहीं कटेगी तो वो खराब हो जाएगी, तो उसके लिए टाइम फिक्स्ड हो गया, वो टाइम पर होना बहुत जरूरी है। अब मैंने एक टीम हायर कर ली कि भैया इस टाइम पर आपने मुझे फसल काट कर देनी है। अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, है ना, खुद खेती नहीं कर रहे लेकिन हमने हायर किए हैं लोग। अब जब मैंने उन्हें हायर किया तो उनको टाइम पर पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचे, मेरी फसल हो गई खराब। मैं क्या करूंगा, उनसे कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा। बस ये है कि इन सब चीजों में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, साइन एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। ये पहले बता दो, आप कहीं खुश हो रहे हो कि हाँ भी अब तो ऐसे करेंगे। जहां एग्रीमेंट साइन नहीं होता वहां पे बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसको प्रूव करना बड़ी प्रॉब्लम जाती है। ठीक है ना, देखो इसको पढ़ लें, ये लिखा है सेक्शन 55 क्या कह रहा है। सेक्शन 55 कह रहा है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, एट और बिफोर वर्ड लिखा हुआ है, and fails to do any such thing at or before that specified time, the contract or so much as it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee। promiser पूरा नहीं कर रहा है तो voidable कब हो गया, promisee के ऑप्शन पर। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्ट become voidable at the option of the promisee। agreement oblique contract become voidable at the option of the promisee। option of the promisee। second, promisee is entitled to compensation, क्योंकि लॉस हो रहा है तो compensation तो आ ही जाएगा। promisee entitles to compensation from the promiser, from the promiser किस चीज के लिए, for any loss arised to the promisee। क्या पूरा सेंटेंस स्टार्टिंग से बोलो, क्या लिखा, कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस अराइज टू द प्रोमिसी, एनी लॉस अराइज टू द प्रोमिसी। अगर प्रोमिसी को कुछ भी लॉस हो रहा है तो वो क्लेम करेगा और वो लाइबल हो जाएगा, प्रोमिसर लाइबल हो जाएगा। ठीक है, एक नोट लिख लो, एक नोट 1 इसी के लिए लिख रहा है। हालांकि हमने पहले ही कहा था कि इसमें टाइम एसेंशियल है, लेकिन फिर भी उसका वो कॉन्ट्रेरी समझा रहा है कि बाई चांस टाइम एसेंशियल नहीं होता, बाई चांस टाइम एसेंशियल नहीं होता तब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तब वो अवॉइडेबल नहीं है अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो। फसल के मैटर में टाइम एसेंशियल है, आपके कोर्स के मैटर में टाइम एसेंशियल है, लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए, ये तो आपका अटेम्प्ट कौन सा है अब,
जून अटेम्प्ट है, लेकिन कोई बच्चा अगर बैठा है नवंबर अटेम्प्ट का इस बैच में, तो क्या वो क्लेम कर पाएगा? उसके लिए तो टाइम एसेंशियल नहीं था। जिसका अटेम्प्ट ही नवंबर है वो कैसे क्लेम कर लेगा? गेटिंग बात समझ रहे हैं? छोटा सा टेक्निकल, उसके लिए टाइम एसेंशियल नहीं। टाइम एसेंशियल सिर्फ उसके लिए जिसका अभी एग्जाम है, तो वो चीज समझा रहा है। Where time is not essential, the contract cannot be avoided on the ground that time of the performance has expired. जब उसके लिए टाइम एसेंशियल ही नहीं है, तो टाइम एक्सपायर्ड के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने को ग्रांट नहीं मांग सकता। तो लिखो नोट, व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कैन नॉट बी अवॉइडेड यानी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन नहीं कर सकते। बट अब एक बच्चा क्या क्लेम कर सकता है कि सर मेरा तो तय हुआ था कि मैंने कोर्स इसी के साथ खत्म करके मैं तो अपने गांव चले जाऊंगा। एक बच्चा आउट स्टेशन का था, उस आउट स्टेशन के स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर मेरा आपके साथ पहले ही तय हुआ था कि मैं कोर्स इन्हीं के साथ कंप्लीट करूंगा और उसके बाद आई हैव टू विजिट माय होम टाउन, बाकी की पढ़ाई मैंने वहां से करनी थी। अब वो क्या कहेगा? उसके लिए टाइम वैसे एसेंशियल नहीं है, लेकिन उसकी अपनी टर्म्स तो एसेंशियल हो गई। अब मैं उसको तो डिले करा रहा हूं, अरे सर अब आपकी मुझे आपकी वजह से मुझे यहां पर 1 महीने का किराया देना पड़ेगा। आउट स्टेशन का स्टूडेंट है, किराए पे रह रहा है, अब वो 1 महीना हमारी वजह से किराए पे रहेगा। गलती किसकी हो गई? हमारी हो गई। वो उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। तो लिखो इसी का सेकंड, इसी के अंदर नेक्स्ट लाइन में लिख लो, बट ही कैन क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन for any loss arise ड्यू टू सच डिले। अब उसके लिए डिले हुआ, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए क्या हुआ? डिले हुआ। नोट नंबर 2 लिखो, इसी का नोट नंबर 2, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम। फसल के केस में तो टाइम बहुत एसेंशियल है, आपके सिलेबस के केस में भी नो डाउट टाइम एसेंशियल है, लेकिन कुछ एक जगह, अब उन केस में तो आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपीडिएट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट रिपीडिएट हो जाएगा, कॉम्पनसेशन क्लेम हो जाएगा। अब एक बच्चे का जिसका अटेम्प्ट मान लो जून था, वो अपने आप ईमानदारी से आया कि सर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ मेरा भी, मैं अब जून में नहीं नवंबर में दूंगा, मैं अब जून में नहीं नवंबर में दूंगा, एंड आई विल रिमेन कंटिन्यू विद यू, आई विल रिमेन कंटिन्यू विद यू। आप पढ़ाते रहो, आप पढ़ाते रहो। तो उस केस में क्या होगा? देखो अब ध्यान से पढ़ो, इवन वेयर टाइम इज एसेंशियल द प्रोमिसी में वेव इज राइट टू रिपीडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जहां टाइम एसेंशियल है फसल के केस में, कॉन्ट्रैक्ट रिपीडिएट हो जाएगा, मैं उनको भगा दूंगा, उनसे बल्कि कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा। When the promiser fails to perform the promise within the stipulated time, फसल काटने वालों ने टाइम पर फसल नहीं काटा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट को कर दिया रिपीडिएट, क्योंकि टाइम क्या था? एसेंशियल था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, टाइम आउट हो चुका है और अब उसके बावजूद भी एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस हो रही है। अब क्या कह रहे हैं? इन दैट केस ही में एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एट एनी टाइम
other than that agreed. In such an event, he cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed, unless at the time of acceptance of the performance he has given a notice to the promiser of his intention to claim compensation. बच्चे ने मुझसे आकर क्या कहा कि सर आई विल रिमेन कंटिन्यू, मेरे को कोर्स कंटिन्यू करना है, तो अब क्या मुझसे वो क्लेम मांग पाएगा, कॉम्पनसेशन क्लेम कर पाएगा? अब वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ही इज ऑल्सो एग्रीड विद द कि जो लैप्स ऑफ टाइम हो गया कुछ नहीं होता. हाँ, लास्ट में उन्होंने क्या कहा है, अगर उस बच्चे ने हमसे कॉम्पनसेशन मांगना है तो जिस वक्त वो आकर बैठेगा और हमसे उस नए एग्रीमेंट में एंटर कर रहा है उसी वक्त उसको अपनी इंटेंशन क्लियर करनी होगी. अगर उसने इंटेंशन क्लियर नहीं की तो उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. तो नोट 2 लिखो. Acceptance of performance after time out. Acceptance of performance after time out. इसमें पहला एरो डालकर नीचे लिख लो. promisee will not able to क्लेम एनी कॉम्पनसेशन. अब वो कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर पाएगा. प्रोमिसी विल नॉट बी एबल टू क्लेम एनी कॉम्पनसेशन. यहां पर मैंने बीच का सेंटेंस वो अभी उड़ा दिया है, सिर्फ नटशेल पर आ गया हूं कि हुआ क्या है कि आप परफॉर्मेंस के लिए राजी हो कब, टाइम आउट होने के बाद भी. समझ गए ना बात? तो हेडिंग से क्लियर है ना वो पॉइंट. सेकंड पॉइंट लिख लो इसके. If promisee wants to make compensation for any loss, if promisee wants to compensation for any loss, कॉमन आर का लिखो. ही मस्ट पर लिख रहे हैं मस्ट गिवन अ नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन फॉर क्लेमिंग द कॉम्पनसेशन टू द प्रोमिसर. क्लेमिंग द कॉम्पनसेशन टू द प्रोमिसर. उसे अपनी इंटेंशन शो करनी पड़ेगी. शो कैसे करनी पड़ेगी? नोटिस देना पड़ेगा बकायदा. समझ रहे हैं? वो बच्चा कह रहा है मैं तो कंटिन्यू करने को लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर एक गड़बड़ हो रही है, मुझे आपकी वजह से 1, 1.5, 2 महीना यहाँ किराए पे रहना पड़ेगा. वो रेंट आप प्लीज कॉम्पनसेट कर दो. मैं रेडी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है. तो इसे कहते हैं कि अब उसने अपनी इंटेंशन मुझे पहले बता दी. अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया था. कोई नहीं हो गई, स्टार्ट हो गई. कहाँ से पता चलता है आप लोगों को? यू आर स्क्रीन शेयरिंग. अच्छा, ग्रीन है तो इसलिए वो ठीक है जी. आ जाओ जी. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 56. सेक्शन 56 नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट.
कौन कर सकता है? इम्पॉसिबल एक्ट कोई नहीं कर सकता, इस धरती पर तो कोई नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल वर्ड लिखा हुआ है तो इम्पॉसिबल एक्ट कैसे कोई कर सकता है? जो पॉसिबल नहीं है उसी को तो इम्पॉसिबल बोला गया है। अब यहाँ पर वो सरकार थोड़ी मारेंगे आई एम पॉसिबल, अभी तो इम्पॉसिबल है। जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है, यू कांट डू इट। लिख लो सिंपल, वॉइड, मोटा मोटा वॉइड। जो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है आप उसे कंप्लीट कर ही नहीं सकते, आप क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स क्या है? प्योरली वॉइड, खत्म कहानी। लिखो नोट 1, अब इसमें नोट 1 आ रहा है। पहला नोट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट, किसी एक्ट को करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल, आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल। आफ्टरवर्ड्स बिकम इम्पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो इम्पॉसिबल हो गया। तो क्या कह रहा है? क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया, या एक ऑब्लिक करके अनलॉफुल भी लिख लो, वो अनलॉफुल पर भी ला रहा है। या तो इम्पॉसिबल हो गया या फिर वो अनलॉफुल हो गया। आपको याद होगा मैं एक एग्जाम्पल देता रहा हूं हर बार कि दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने की वजह से बहुत सारी जगह वर्कशॉप बैन हो गई, अनलॉफुल हो गई। रेंट एग्रीमेंट चल रहे थे लोगों के वर्कशॉप के लिए, सालों से काम कर रहे थे, कई साल से वर्कशॉप चल रही थी, तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड था दिल्ली में। जैसे ही वो लॉ पास हुआ, उस लॉ के पास होते ही क्या हुआ? वॉइड हो गए। अब आप नहीं कर सकते, खत्म, बंद करनी पड़ी शॉप सबको, है ना? यही है। मैंने डीजल कार खरीदी तो उस वक्त लिखा हुआ था 15 साल के लिए वैलिड है दिल्ली में। ये भी एक एग्जांपल है आपके लिए परफेक्ट। उनको पता नहीं क्या सूझा, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताकर उन्होंने क्या दिया, अब डीजल कारें जो हैं 10 साल ही चलेंगी दिल्ली में। अरे कुछ भी डाल लो भाई साहब, जब तक सरकार के पेट में दर्द नहीं होता तब तक कोई लॉ चेंज नहीं होता। ये तो खुला बोल रहा हूं मैं, फैक्ट है। पेट में दर्द हमारे होगा तभी तो एहसास होता है दर्द क्या है। बाकी कोई बच्चा बैठा हुआ पकड़ के बैठा हो पेट, हम क्या कहेंगे? भाई नौटंकी कर रहा है, पढ़ना नहीं चाह रहा इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है ना? बचपन में तो ऐसे ही होता था ना, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, नहीं अच्छा सर जोक्स बने हुए थे ना। तो खैर, तो अब ऐसी सिचुएशन में सरकार ने लॉ पास कर दिया और वो सारे के सारे जितने भी वेंचर्स थे वो सब के सब क्या हो गए? अनलॉफुल। अनलॉफुल होते ही वो क्या हो गए? वॉइड। क्या आप उनको करा सकते हो? नहीं। डीजल वाली कार जो मैं बता रहा हूं, आरसी पर मेरे 15 साल लिखा हुआ है और वो 15 साल खत्म 28 में हो रहे हैं, लेकिन 23 में कार खत्म हो गई हमारी, नहीं चला सकते। और सोचो टेम्पररी लॉज आए थे पीछे, हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने एक टेम्पररी लॉ ला दिया, दिसंबर में इतने दिन के लिए डीजल कार नहीं चलेगी, बैन, टेम्पररी, आप नहीं चला सकते, बैन, सीज कर दी जाएगी, चालान। तो क्या आप अवॉइड कर सकते हो? आप लड़ सकते हो कि मेरी कार पे तो लिखा है मैंने वैलिडली खरीदी है, बतेरों ने लड़ लिया, लॉ इंप्लीमेंट हो गया, हो गया। तो ये इसमें भी लिख लो डॉट डॉट डालकर वॉइड। मतलब इसमें ये इसलिए लिखवाया जा रहा है कि जिससे आपको ये पता रहे
कि अगर बाद में भी होगा तो भी वॉइड है, आप कोई झगड़ा नहीं कर सकते, सरकार से तो कतई नहीं कर सकते। जो कर रहे थे देख रहे हो यूपी में क्या हो रहा है ना, वही तो कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा तो गोली चलाएगा, बिल्डिंग गिरा दो इसके। भाई साहब अच्छे अच्छे महल बने हुए गिरा दिए, अच्छे अच्छे महल बने हुए, खतरनाक। लिखो नेक्स्ट नोट, कॉम्पनसेशन फॉर लॉस, compensation for loss through non-performance of act known to be impossible or unlawful. Non-performance of act known to be impossible or unlawful. इसमें लिखो प्रोमिसर मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू सच प्रोमिसी। कॉम्पनसेशन मस्ट मेक बाय प्रोमिसर टू प्रोमिसी, मतलब मैंने सेंटेंस चेंज कर दिया लेकिन मीनिंग वही है। प्रोमिसर मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू सच प्रोमिसी फॉर एनी लॉस through such non-performance. यहां पर क्या समस्या आई बताओ? यहां पर समस्या ये आई कि प्रोमिसर को पता था कि ये काम नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, प्रोमिसर को पता था मैं ये काम नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी मैं काम पकड़ रहा हूं तो प्रोमिसी को नुकसान हो गया, इसलिए वो कह रहा है। ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए मदनगिर में इतनी सारी वर्कशॉप्स खुली हुई हैं, ठीक है, वहां के ऑनर्स को ये पता अगर है कि हाँ वर्कशॉप नहीं चल सकती, उसके बावजूद भी उसने लेट आउट कर दी अपनी शॉप वर्कशॉप के लिए, उस भाई साहब ने ताम झाम सब लगा लिया, किसको पता थी? लैंडलॉर्ड को। उसके बावजूद भी उसने उसको दे दिया, तो अनलॉफुल है। अगर वो करेगा तो उसका नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को अब कौन भुगतेगा? लैंडलॉर्ड, क्योंकि उसने जानबूझकर किया है। उसे भी नहीं पता होता तो अलग बात हो गई, ठीक है। तो यहां पर कॉम्पनसेशन की बात आ रही है, फिर प्रोमिसर को प्रोमिसी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और चीटिंग है और क्या, कंसीलमेंट ऑफ एक्ट हो गया। जब आप सच छुपा रहे हो तो सच छुपाने वाला तो दोषी हो गया ना। नहीं भी पता तो भी तो होगा ना, क्योंकि सब हो गया। नहीं पता तो फिर दोनों को ही नहीं पता ना बेटे, उसको भी नहीं पता उसको भी नहीं पता, फिर आपस में बैठ के होगा डिसाइड। उसने जानबूझ के तो नहीं किया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ में शॉप स्टार्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? नॉर्मली इसीलिए एग्रीमेंट में पहले से लिखा देते हैं, ये सब चीजें एग्रीमेंट में मेंशन होती है कि जो भी किया जाएगा एज पर द लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली गवर्नमेंट, ये वो सब उसमें एग्रीमेंट पढ़ोगे सब लिख देते हैं। अगर कमर्शियल एग्रीमेंट बन रहा है तो उसमें लिखा जाता है कि आप जो भी करोगे वो ऐसा काम करोगे जो एज पर द लॉ यहाँ पर इस जुरिडिक्शन में अलाउड है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है, फला फला लॉ की तरफ से अलाउड है। अगर किसी भी लॉ ने उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन लगा रखी है तो आप नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, हजार्डस स्टॉक नहीं रख सकते, जैसे कुछ लोग होते हैं पेट्रोल का टैंक भर के रख लेते हैं, गैस भर के रख ली ना, जो जरूरत है उतना। तो सब चीजें उसके अंदर, कभी कमर्शियल एग्रीमेंट पढ़ने का मौका मिले तो देखना, हम देखते हैं ना, लिखते हैं तो उसमें हम खुद भी ऐड करते रहते हैं, ये भी ऐड कर दो वो भी ऐड कर दो, फलाना दिखाना, आपका हमेशा ग्लास डोर बंद रहेगा, सड़क पर कोई सामान नहीं रखोगे, ये
क्योंकि उससे क्या होता है कि कुछ लोग चालान, गवर्नमेंट क्या करती है, जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं वो तो ऐसे सड़क पर घूमती हैं, अच्छा इसके इस नंबर बाहर सामान रखा, चलो भाई चालान पे दो। अब वो चालान नहीं पे करेगा तो किसके ऊपर आ जाएगा, बिल्डिंग के ऊपर, यानी बिल्डिंग ओनर के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए वो सब कुछ पहले से मेंशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल में सिंपल सा लिखा है, डिस्कवर्ड ट्रेजर बाय मैजिक, एक इम्पॉसिबल एक्ट है, वॉइड है, तुक्का है, अगर किसी का हो भी गया तो तुक्का है वो, है ना। उसमें क्या है, मैं नहीं जानता कि क्या कितनी सच्चाई है। वो जो पानी का तो बताते हैं कि वो एक इक्विपमेंट है उनका, वो इक्विपमेंट राउंड 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 करता है जहां पर पानी मिलता है। अब वो पता नहीं वो कितना सच है कितना नहीं। अभी पीछे एक बाबा जी ने तो शोर मचा मचा के एक जगह पूरा गांव क्या पूरा खेत खुदवा दिया। वो कुछ ऐसे बाबा जी थे बड़े पॉपुलर से, उन्होंने कहा मुझे दिव्य ज्ञान मिला है, वहां पे बहुत पुराना खजाना छुपा हुआ है। अब इन्होंने इक्विपमेंट भेजे, इतना तमाशा हो गया कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट सब पहुंच गए, सब ने ट्रेस किया मशीन से, कह रहे नहीं है कुछ। और वो भक्त इतने पागल, कह रहे झूठ बोल रहे हो है, पूरा खुदवा दिया उन्होंने, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। ऐसी है, उस टाइम पर छुपा नहीं पाए होंगे पिक्चरों में जैसा दिखाते हैं। एक नोट और लिख लो इसमें, टू टाइप्स ऑफ impossibility of performance, टू टाइप्स ऑफ impossibility of performance। पहला लिखो इनिशियल। इनिशियल क्या होता है, स्टार्टिंग, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इनिशियल स्टेज होती है जब स्टार्टिंग में पता हो, हमें पहले से ही पता है, ठीक है। अब इनिशियल के बारे में पहले बता देते हैं, फिर आपको नोट लिखना। सिंपल सी पहली बात तो, इनिशियल अगर इम्पॉसिबिलिटी है तो ऑब्वियसली वॉइड है। इम्पॉसिबिलिटी तो कोई भी है, वॉइड है, चाहे इनिशियल स्टेज हो चाहे बाद में, तब भी वॉइड है। तो इनिशियल पर तो वैसे ही वॉइड है प्योरली, कि आपको स्टार्टिंग से ही पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या कहलाएगा, वॉइड। लेकिन इसके अंदर कुछ उसने कंडीशन डाल दी इनिशियल में, जो भी बात हो रही थी ना, जैसे आप कहते इट नोन टू द पार्टीज, पार्टीज को पता होना चाहिए। कह रहा है इट वुड बी ऑब्जर्व दैट एन एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटेड क्वाइट अननोन टू द पार्टीज मे बी इम्पॉसिबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड एंड हेंस वॉइड। आगे कह रहा है इफ अननोन टू द पार्टीज वेयर बोथ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी आर इग्नोरेंट ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो आप कह रहे थे कि हो सकता है दोनों को ही ना पता हो, तो भी क्या है, वॉइड। इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली, जो ये भी केस आया था, कॉम्पनसेशन की बात आ जाएगी, देखो यहां पर, इसको पढ़ लो। वेयर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिसर अलोन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सिर्फ प्रोमिसर को पता है। और इवन इफ ही डज नॉट नोन, दो he should have known it with reasonable diligence, the promisee is entitled to claim compensation। जैसे पहले में तो आ गया कि चाहे दोनों को पता हो चाहे दोनों को ना पता हो, वॉइड वॉइड, वहां पर कोई कॉम्पनसेशन की बात नहीं कर रहा। लेकिन यहां क्या कह रहा है, प्रोमिसर को पता है, अगर प्रोमिसर को पता है तो क्या होगा, प्रोमिसी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो ये कौन सा है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में फर्स्ट एरो में लिखो वॉइड, सेकंड एरो में लिखो इफ नोन टू बोथ द पार्टीज, इफ नोन टू बोथ द पार्टीज वॉइड, फिर से वॉइड डॉट 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 वॉइड। थर्ड एरो इफ unknown to both the parties dot 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 void,
एंड फोर्थ एरो में इफ नोन टू प्रोमिसर ओनली, इफ नोन टू प्रोमिसर ओनली, इफ नोन टू प्रोमिसर ओनली, तो इसके सामने लिख लो प्रोमिसी कैन क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन, प्रोमिसी कैन क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन। ये था इनिशियल। इसका सेकंड लिखो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल में तो आपको पहले से ही पता था कि इनिशियल पर कि भैया ये इम्पॉसिबल एक्ट है, हो ही नहीं सकता। दूसरा आ रहा है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट के ब्रैकेट में लिख सकते हो सुपरवेनिंग, दोनों नाम सेम है, साइनोनिम्स हैं। क्या कह रहा है? सब्सिक्वेंट ब्रैकेट में सुपरवेनिंग। सब्सिक्वेंट मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरी डीजल वाली कार का पहले तो रजिस्ट्रेशन 15 साल का हो गया, लेकिन सरकार ने नया लॉ पास किया और उसे 15 से घटा के कर दिया 10। कौन सी कहलाएगी अब ये? सब्सिक्वेंट। कार खरीदने के बाद, और मजे की बात हजारों कारें बिक गई, कोई भी क्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि लॉ ने करा, लॉ की वजह से हुआ सब कुछ। देखो इसमें क्या है, यहां से जहां मैं मार्क कर रहा हूं वही पढ़ना है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज क्वाइट पॉसिबल व्हेन इट इज मेड। ए कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया गया उस वक्त ये दिख रहा था कि ये पॉसिबल है, बट सब्सिक्वेंटली सम इवेंट हैपेंस विच रेंडर्स द परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। पॉल्यूशन इतना बढ़ गया दिल्ली में, उस पॉल्यूशन की वजह से लॉ पास किया गया कि डीजल की कारें, इसकी लाइफ दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में सिर्फ 10 साल की है। तो ये क्या बन गया? अब ये उस डीजल वाली कार को 10 साल के बाद चलाना क्या हो गया? अनलॉफुल, अनलॉफुल हो गया। तो कह रहा है सच इम्पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड सब्सिक्वेंटली या सुपरवीनियन। इट इज कॉल्ड पोस्ट, ये एक नाम और देख लो, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, ये भी लिख लीजिए, पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी। और ये क्या कहलाएंगे? वॉइड। डॉट डॉट डालकर लिखना, क्या कहलाएंगे? वॉइड। जैसे ये वॉइड हुआ, अब कौन किससे क्लेम मांगे? कोई नहीं मांग सकता, किसी की गलती थोड़ी है। मैं नहीं मांग पा रहा क्लेम, मेरे पास 15 साल वाली कार की लाइफ 10 साल रह गई, यानी 2/3 रह गई, 1/3 का नुकसान तो वैसे ही हो गया। अगर मैंने कोई 15 लाख की कार खरीदी है, 5 लाख का तो डेप्रिसिएशन झटके से एक ही बार में लग गया, 10वें साल में ही जीरो हो गई कार मेरी। क्या मैं क्लेम मांग पाया? नहीं मांग पाया। तो सेकंड एरो डॉट डॉट डालकर और आगे लिख लो, वॉइड हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट। पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड, पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज को डिस्चार्ज कर दिया गया कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत, कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आगे की परफॉर्मेंस से दोनों मुक्त हो गए। देखो एक फनी सा, बट हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए। एग्जाम्पल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए बिकम मैड। अब क्या करें? ये तो हमने पहले ही पढ़ा है, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, वॉइड होता है बकायदा। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जिस वक्त दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था शादी का, उस वक्त ठीक था भाई साहब, लेकिन जब बात शादी की बात आई, पागल हो गए। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे चल रही, कि एक मैरिज हो रही थी और वहां पर डीजे का साउंड इतना बढ़ा दिया गया कि दूल्हे का हार्ट फेल हो गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। सेकंड पार्टी नहीं अब तो। नहीं, कई लोग पता नहीं इतना तेज क्यों चला देते हैं। कुछ
वो होती है ना जो लोग क्या बोलते हैं उन्हें, मल्टी एमएन नहीं कुछ एमएनसी क्या बोलते हैं उन्हें, मल्टी, जो कंपनी जो लोगों के साथ लोगों को जोड़ती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी क्या बोलते हैं, कुछ समथिंग बोलते हैं, मैं शॉर्टकट भूल रहा हूँ उसका नाम, आज क्या हो गया, चलो कोई नहीं। तो उसमें गलती से स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास, तो एक स्टूडेंट ने मुझे इनवाइट कर लिया, कह रहा सर आना है, बताया था मैंने? मैं चला MLM, हाँ क्या बोल मल्टी लेवल मार्केटिंग, हाँ समथिंग समथिंग, मैं चला गया ऑडिटोरियम में, और उन्होंने इतना तेज साउंड रखा हुआ था, मैं पूरे टाइम कान पे हाथ रख के बैठा, क्योंकि बाहर तो आ नहीं सकते थे, वहाँ उनकी कुछ कंडीशन थी कि गेट लॉक्ड हो जाते हैं, ये वो फलाना ठिकाना, मैंने कहा बाप रे, मैं कहा इतनी साउंड में तो इनको पागल कर देंगे। और वो लोग रुकते ही नहीं है, कंटिन्यूसली करीबन 2-3 घंटा वो इसी सेम टोन में चलते हैं, एक बंदा थक जाता है उतने में दूसरा आ जाता है, दूसरा थक जाता है तीसरा आ जाता है, लेकिन हमारे कान को रेस्ट नहीं देते वो। तो खैर आ जाओ जी, नेक्स्ट सेक्शन 57, कुछ पार्ट लीगल है कुछ पार्ट इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट का, तो लिखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू सेक्शन 57 है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू a part of contract is legal and another part is illegal. तो इसके सामने एरो डालकर लिख लीजिए, लीगल पार्ट इज वैलिड, इलीगल पार्ट इज वॉइड, लीगल पार्ट इज वैलिड, इलीगल पार्ट इज वॉइड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जरा पढ़ लें, क्योंकि बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक पार्ट लीगल और एक पार्ट इलीगल। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो सकता है। बताओ क्या हुआ है क्वेश्चन में? पहले तक तो ठीक था कि घर, फ्लोर, बिल्डिंग बेचने खरीदने की बात हो गई, वो तो लीगल है, खरीदना बेचना तो हमारा लीगल राइट है ना, हमारे राइट्स में आता है ना, राइट टू हैव प्रॉपर्टी। उस दिन एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। अब उससे बात हो रही थी कि भाई ये खरीदवा दो, खरीद दिया, यार आप इसमें जरा ऊपर कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि हमें जुआ घर बनाना है, गैमलिंग हाउस ही है ना, हमें जुआ घर बनाना है, जुआ खिलवाएंगे जी। तो वो जो सेकंड पार्ट है वो तो इलीगल है, इंडिया में तो लीगल नहीं है जुआ खेलना, कसिनो अभी तक तो नहीं है, लीगल है, इलीगल है इंडिया में, तो नेपाल जाना पड़ेगा आपको। हाँ गोवा भी जा सकते हैं, लेकिन गोवा में भी इलीगल है बेटा, वो अलग इशू है। ये तो सब कुछ कराता है, ये तो सब कुछ कराता है, दे हैव बाउंसर्स, सब कुछ इंतजाम कर रखा है उन्होंने। खैर अब शायद कुछ चेंजेस होंगे इन सब चीजों में ना, इन लॉज में बहुत चांसेस है चेंजेस आने के, क्योंकि मोदी जी एक नेक्स्ट न्यू स्कीम ला रहे हैं ना इंडिया के अंदर, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। सबसे तो बढ़ती है
हाँ, तो टेररिस्ट बेटा दो ही चीजों से बढ़ती है, या तो कसिनो से या थाईलैंड स्टाइल से, है ना। तो टूरिज्म उसी से बढ़ता है। अब तभी तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे चेंजेस शायद अब आ जाएंगे। हाँ तो बेटा वो तो खैर अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, आपसे तो ये बात हम बोल ही सकते हैं। अदरवाइज तो ये सब चीजें शुरुआती तो हैं, और चीज की शुरुआत है। वाई ओला सिस्टम बिंग, क्या बोलते हैं सर, ओयो सिस्टम बिंग स्टार्टेड, इट्स अ बेसिक नीड, एक इनिशियल स्टेज है कि ये चीज करो, जिससे होता है ना कि कभी कभी करप्शन को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। एकदम से करप्शन बढ़ाएंगे तो लगे अरे ये कैसे, और उसी चीज को धीरे धीरे बढ़ाया जाए छोटी छोटी डोज के साथ, अलाउड है। अब बताओ कितनी अजीब सी बात है कि स्मोकिंग अलाउड है, लेकिन अगर आप उसकी जगह वीड लेते हैं तो वो इलीगल है। अब जब एक 12-13 साल का बच्चा छोटा सा स्मोकिंग कर रहा है, जिसने सिगरेट के सारे हदें पार कर ली, तो उसके पास नेक्स्ट लेवल क्या होगा। इट्स अ गेम एक्चुअली। जब क्रिकेट आप खेलते हो तो क्रिकेट की एक बेसिक स्टेप क्या है, पहले इनिशियल ट्रेनिंग, और जब खेलना शुरू हो जाओ तो आप क्या सोचोगे कि मैं विराट कोहली बनूं, यही तो है स्टेप्स। तो उसमें भी फिर सब यही सोचते हैं। फिर हमारे फिल्म स्टार इतने अच्छे अच्छे आते हैं जो उसको और बढ़ावा देते हैं, लिख देते हैं नीचे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। और हर पिक्चर में दिखा रहे हैं, हर पिक्चर में। अब तो सिगरेट छोड़ दी, अब तो सिगार आ गई है। हाँ क्या चीज, हाँ बताओ, मुझे तो आज तक लॉजिक समझ नहीं आया। एक सर्वे आया है अभी, उसमें ये आया है कि इंडिया अगले डिकेड के अंदर 10 साल के अंदर विल बी द लार्जेस्ट कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा कैंसरियस पेशेंट्स होंगे। अभी सर्वे आया है, मैंने 2 दिन पहले पढ़ा। एंड वो भी, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई किया है वो वाले कैंसर्स होंगे जो स्मोक्स की वजह से बढ़ते हैं। वो सर्वे ये आ रहा है क्योंकि बच्चों ने बहुत छोटी एज से स्टार्ट कर दिया, और वो छोटी एज से जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी लेवल्स बढ़ते हैं। अब हम इस लेवल पर आ गए, है ना। वो जैसे गेम खेलते हो तो गेम का लेवल ए, गेम का लेवल बी, तो उसमें भी क्या है, हम सर में दर्द हो रहा है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है, सुनो सुनो बताता हूँ, उसका आंसर बड़ा अच्छा देता है। ये एकदम इनिशियल स्टेज है बेटा हुक्का। हाँ सुनो, इनिशियल स्टेज कैसे, बच्चों के में जैसे हम भी जाते हैं ना शादी ब्याह में, आजकल तो रखने शुरू हो गए। कुछ नहीं है, आ जाओ सर ऑरेंज फ्लेवर, आपको ऐसे लगेगा ऑरेंज इनटेक कर रहे हो, वाह, मतलब धुएं की फॉर्म में ऑरेंज इनटेक हो रहा है, ठीक है उनका। बनाना फ्लेवर, पता नहीं कितने तरह के फ्लेवर्स हैं। अब आप पूछो, एक मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब सारे फ्लेवर ले लिए देन व्हाट नेक्स्ट, ओरिजिनल हुक्का। वो नहीं नहीं, मैं रिफाइन कर देता हूँ इनका आंसर, मैं इनका आंसर रिफाइन कर देता हूँ। वो है क्या, हुक्के को प्रेस्टिजियस बना दिया है। पार्टी में फीमेल्स हुक्का पी रही होती हैं, सिगरेट पी सकती हैं? अरे यार मैं घर के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, उसमें तो नहीं पीती, सिगरेट नहीं पियेंगी, लेकिन हुक्का पीती मिलेंगी। क्यों, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस इशू बना दिया। वेडिंग कार्ड में लिखना शुरू हो गए हैं, पता नहीं वो मैंने एक कार्ड में पढ़ा, मतलब क्या क्या मिलेगा, हुक्का भी है। अब आप बताओ। तो मेरा मतलब है, जो मैं आपको एक समझा रहा हूँ बात, कि ये स्टेजेस होती हैं, तो वो एक अर्ली स्टेज है, उसको खराब करने के लिए शुरुआत हो गई है हिंदुस्तान में। कि बचपन से पहले लड़कियां स्मोक कम करती थी तो उनको इनकरेज किया गया, हुक्का अच्छा होता है, ऑरेंज फ्लेवर पियेंगे, चल बहन चल बहन।
रेस्टोरेंट में कंडीशन है, मेरे हमारा मेरा मतलब मेरा सही एक इसमें शेयर डला हुआ है, कालका जी में एक रेस्टोरेंट है। तो वो रेस्टोरेंट क्या रहा, मैं थोड़ा सा पीछे हट गया जब से वो रेस्टोरेंट कम बार बन गया है, तो मैं फिर पीछे हट गया, मेरे को इन सब चीज़ों से थोड़ी सी एलर्जी है। उसके बाद अभी न्यूज़ सुनने में आई है कि उन्होंने हुक्का भी स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो शुरुआत है ना बेटा, ये शुरुआत ही तो है, और क्या है, किसी चीज को खराब करने की। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज से पहले कल मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, शी इज जस्ट हार्डली 19-20 ईयर ओल्ड, एंड वो मेरे इसमें चैम्बर में आई हुई थी, और उसके साथ एक दो गर्ल्स और आई हुई थी। मतलब मैं ये देखकर दंग रह गया हूँ कि जमाना बहुत चेंज हो गया है, मैं किसी को कुछ वो नहीं कह रहा। दे वर डिस्कसिंग अबाउट द ओयो रूम्स एंड ओपनली, कोई मतलब ही नहीं कि उन्हें क्या मतलब मैं तो अनजान, उनके लिए जो मर्जी सुने, कोई मतलब नहीं, किसके साथ जाना है, किसके साथ जाना है, टाइमिंग्स फिक्स, डेट्स फिक्स, ये फलाना ढिकाना, ये चीज चल रही है, तो उससे क्या मतलब है। हो सकता है पहले भी ये सब गलत होता हो, बट पहले एक दायरा था, अब वो दायरा खत्म करके कहाँ डाल दिया गया, ओपन ओयो रूम्स में। पहले कहीं जाना होता था तो हम लोग डिपेंडेंट होते थे, जैसे हमारे घर की अगर कोई बहन बेटी है तो कहाँ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, या तो ब्रदर के ऊपर, या फादर के ऊपर, या कोई क्लोज रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड। अब तो कोई मतलब नहीं है, बाहर निकलो, ओला कैब बुक्स कराओ, चलो। उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे बेटे के साथ क्या हुआ कि उसकी, अब जैसे वो स्कूल तो करके है पास, तो कुछ बच्चे आउट सेशंस, आउट ऑफ इंडिया फ्रैंक कंट्री से पास आउट है, तो सबके अपने अपने दायरे के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बन गए। तो मुझे बता रहा था, कहता कि पापा हमें एक दिन जब रिजल्ट आया था कि नाइट पार्टी पर जाना है, ठीक है जाओ। तो मुझे बताया, जैसे हम, मेरे से बहुत ओपन है वो, मैंने कहा कौन कौन आया था जब आ गया वापस, ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन कुछ हल्का फुल्का उसके अंदर वो भी है, गलत भी है। वन ऑफ द गर्ल उनके बैच की, शी वॉज रिजाइडिंग इन गुड़गांव, और गुड़गांव से वो नोएडा आई रात को 11 बजे, और 3 बजे इन लोगों की पार्टी हुई, और 3 बजे फिर वो ओला करके गई। अब क्योंकि कुछ बच्चे डिसेंट भी होते हैं, तो वो कह रहा पापा हमारे को इतनी टेंशन हो रही थी कि हम लोग कंटिन्यूसली उसके साथ बात करते रहे जब तक वो कैब में गई। अच्छी बात यह है कि चलो इतना मॉडर्नाइजेशन और इतना स्पीडी होना चाहिए, लेकिन कई, सबसे बड़ा वर्स्ट पार्ट, अब सुनो क्या है, शी डिडंट इन्फॉर्म एनीवन एट हर होम। 11 बजे वहां पे गुड़गांव में क्या है कि वो डोर जो है ना, कुछ सेंट्रल लॉकिंग साइड के होते हैं, चाबी सबके पास होती है, वो चुपचाप से अपने, जैसे यूजुअली जैसे बच्चे 10 बजे अपने अपने रूम से चले जाते हैं, तो 10 बजे अपने रूम में गई, 11 बजे चेंज कर कर चुपचाप से निकल गई, अपना रूम लॉक करके आई थी। 3 बजे बच्चों को उसने बाद में बताया, था घर में किसी को पता ही नहीं चला कि मैं 11 बजे गई और 3 बजे वापस आ गई। तो ये जो चीज है, ये मॉडर्नाइजेशन तो है, लेकिन इसके वजह से काफी कुछ एक्सप्लॉयटेशंस भी हो रहे हैं। तो वो जो स्कीम आ रही है जो मैं बता रहा हूँ, इंडिया विल बी द नेक्स्ट, अब वो टूरिज्म के ऊपर अटैक करने वाले हैं, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। खैर, तो ये तो सिंपल था, जो लीगल पार्ट है विल बी वैलिड, इलीगल पार्ट विल बी वॉइड। एंड लास्ट लिखो फटाफट, सेक्शन 58 ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस और वन ब्रांच बिंग इलीगल। सेक्शन 58 में कह रहा है, आप इतना लेट क्यों आए? सर एग्जाम देने गई थी बट कैंसिल हो गया। एग्जाम भी कैंसिल हो जाते हैं? हाँ सर, ये मुझे अच्छा हुआ मैं नोटिस देख लिया, वरना पहुंच जाती है। नहीं मतलब क्यों कैंसिल हो गए? विदाउट एनी रीजन, आज का हो गया, कल का है एसओएल में। तो ये कब आया नोटिस? अभी रिजल्ट से 10 मिनट पहले। वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी माया है। तो मतलब जब दिल करो तब कैंसिल कर दो। कुछ बच्चे बीए वाले सुबह ही जाके कॉलेज में बैठे हैं, उनको सुबह ही मना करते हैं कि तुम्हारा कोई एग्जाम।
बोला कि सेकंड शिफ्ट में होगा, सेकंड शिफ्ट में भी मना कर। अभी भगत सिंह में जो बच्चा है तो वो भी वापस गया। बोलो, सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग कोई एक्शन नहीं लेते। एसओएल में ये बड़ा बड़ा ड्रॉबैक है। सर अप्रैल में ड्रॉप किया। उससे एक महीने में उससे फायदा तो सब होता है बेटे, एक्शन को परसू करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक्शन को परसू करना पड़ता है, क्योंकि कोई बोलेगा ही नहीं तो ड्यू भी मस्त, कोई टेंशन नहीं। ऐसे कैसे भाई, कितने सारे बच्चों का नुकसान किया। सर हमारा तो बहुत यही तो पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, आपको जो भी कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहिए। देखो बेटा, जो सेक्शन 57 था वही सेक्शन 58 है, एक तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। ए एंड बी एग्री दैट ए शेल पे ₹1 lakh फॉर विच बी शेल आफ्टरवर्ड डिलीवर टू ए ईदर राइस और स्मगल्ड ओपियम ऑल्टरनेटिव। आप बात समझ रहे हो, ऊपर वाले में तो क्या था, एक पार्ट लीगल और एक पार्ट इलीगल। नीचे वाले में क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन, जैसे आप कहते हो ना ए और बी, उस ए और बी में एक पार्ट इलीगल है, तो इलीगल पार्ट तो वॉइड है। मैंने कह दिया कि भैया पेमेंट के बदले क्या चाहिए, कैश नहीं है मेरे पास, तो कह रहा है या तो राइस दे दे या फिर ओपियम दे दे। ओपियम तो वैसे ही इलीगल है इंडिया के अंदर, भूल जाओ तो AK-47 बोल देना, कुछ भी जो इलीगल पार्ट है वो नहीं हो सकता। तो उसमें सिंपल कह रहा है, पहले वाले ऑप्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है, बस इतना बताओ। पहले वाले में और उसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले में तो वो साइमल्टेनियसली दो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट लीगल है एक पार्ट इलीगल है। इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि या तो ये कर लेना या ये कर लेना, इसमें से एक ऑप्शन इलीगल है, तो इलीगल वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, तो जरा लिख लें। When one of the alternative promise, when one of the alternative promise is illegal, डॉट 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 डालकर लिख लो, that illegal part will be void, that illegal part will be that क्या क्या लिखा, पूछो 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 बोलो। वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव पार्ट इज इलीगल, तो डॉट डॉट डालकर लिखना है दैट इलीगल पार्ट विल बी वॉइड, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है एक तरीके से। अब तो राइस ही रह गया, राइस ही देना पड़ेगा, अब आप ओपियम का तो बात ही नहीं कर सकते। गॉट इट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट। ये हमारा 51 से लेकर 58 तक हो गए, 8 सेक्शंस थे। छोटा सा है, पहले मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार इसे पढ़ लो आप, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स की बात हो रही है। एप्रोप्रिएशन, अकाउंट्स में आपने एप्रोप्रिएशन वर्ड बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, बहुत प्रैक्टिस भी किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्या होता था वो एप्रोप्रिएशन? सर उसमें डिस्ट्रीब्यूट पार्ट नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। कोई नहीं, आप अपने अपने वर्ड्स बोलो। आपने क्या बोला? जो प्रॉफिट होता है, जो भी ईयर एंड में जो भी बचता है, जो पार्टनर्स को देते हैं उसे बोलते हैं। हाँ सर से वही, ये चार्ज बताओ, कॉमर्स स्टूडेंट हो, यही होता है? यही नहीं सर, उसको सेंटेंस बोलो क्या होता है ना पार्ट्स में। हम ऐसे नहीं लिखे, क्या लिख कर आएंगे ना कि पीछे वाले ने जो आंसर लिखा है वही सही है, प्लीज रीड द आंसर ऑफ दैट दैट दैट। नहीं, आप अपने वर्ड्स में बताओ, मैं ये कह रहा हूं। बताओ बताओ। अरे ऐसी तो शाइनेस खत्म होती है।
मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था ना, तो छुपते थे हम कि टीचर हमें देख ना ले, ऐसे सर पीछे छुपा लिया। हाँ, और जो छुप रहा है फिर उसी को तो यार पढ़ा हो जा। फिर जब मैं पढ़ाना शुरू हुआ तो फिर वो झिझक दूर हो गई। अप्रोप्रिएशन इज प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शन जिस जिसका जहां जहां है वो दे दो। उसमें हम लोग उसको देखते थे कि वो कहाँ कहाँ अप्रोप्रिएशन होता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो खैर मिलना है, सैलरीज भी खैर पीएनएल का पार्ट हुआ करता था, वो उसमें आ जाता था, लेकिन वो वैसे पीएनएल का पार्ट होता था। तो अप्रोप्रिएशन में आपसे वो ये कहना चाह रहा है कि हम लोग कि जो पेमेंट्स है उसको किस तरह से अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये उसकी बात हो रही है बेटा। यानी यहां पर क्या होगा, हो सकता है मल्टीपल एग्रीमेंट्स हो, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हो, और हो सकता है मल्टीपल पेमेंट्स हो। कई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कई पेमेंट्स हैं, उनके बीच में अप्रोप्रिएशन सेट ऑफ करना है। जरा पढ़ो एक बार फटाफट, एक मिनट आया। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स को। एक बार कोशिश करना कि बेटे घर से थोड़ा सा पढ़कर आइएगा एडवांस में, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में इसे खत्म कर देंगे। ज्यादा नहीं बचा है, एक ही क्लास का बचा है, ठीक है। आपने रिकॉर्ड नहीं करी क्लास? रिकॉर्ड करिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आज थोड़ा सा अर्ली क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ।